नमस्ते बच्चों। पांचवें पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पांचवा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मा। बच्चों, एक प्रश्न पूछ रही हूँ, तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर है? 9वीं क्लास का ये प्रश्न है। तो ऊष्मा हम किसे कहते हैं? पदार्थ के अंदर समाविष्ट कुल ऊर्जा को हम कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। या फिर जब हम गर्म पदार्थ और ठंडे पदार्थ दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो गर्म पदार्थ ऊष्मा देता है और ठंडा पदार्थ ऊष्मा लेता है। ऊष्मा के लेन देन की इस क्रिया को हम ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। इस स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा। और ऊष्मा ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी, जूल, अर्ग। ये ऊष्मा की इकाइयाँ हैं। और तापमान किसे कहते हैं बच्चों? पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको व्यक्त करने वाली राशि को हम कहते हैं तापमान। और तापमान की इकाई होती है अंश सेल्सियस, अंश फ़ारेनहाइट या केल्विन होती है। अगला प्रश्न है बच्चों आपकी बुक में, ऊष्मा के संचरण की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। पहली संचलन, दूसरी संवहन और तीसरी है विकिरण। इस पाठ के अंतर्गत अपना पहला टॉपिक है आज का गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग क्या है वो देखते हैं। प्रयोग में हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है। बीकर को त्रिपाद स्टैंड पे खड़ा किया है। स्टैंड पे एक जाली रख करके फिर बीकर को रखते हैं और बीकर के अंदर बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं और एक थर्मामीटर को स्टैंड की सहायता से लगा दिया। थर्मामीटर लगाने के बाद थर्मामीटर में तापमान देखते हैं। तो चूँकि बर्फ़ के टुकड़े हैं इसलिए तापमान कितना दिखाई देता है? 0 अंश सेल्सियस। जैसे ही हम बर्नर से बीकर को गर्म करते हैं तो बीकर गर्म होता है और गर्मी पा करके बर्फ़ क्या होती है? पिघलनी शुरू होती है। अब जब बर्फ़ पिघल रही है तो हम थर्मामीटर में तापमान देखते हैं तो तापमान 0 अंश सेल्सियस ही होता है। यानी हम ऊष्मा तो दे रहे हैं पर बीकर के अंदर रखे पदार्थ का तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब कब तक ये परिवर्तित नहीं होता है? जब तक कि हम पूरी इतनी ऊष्मा दे दें कि पूरी बर्फ़ पिघल ना जाए, तब तक थर्मामीटर में तापमान परिवर्तित नहीं होता है। और जब पूरी बर्फ़ पिघल जाती है तो उसके बाद अगर हम गर्म कर रहे हैं तो तापमापी में तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जब हम बर्फ़ को गर्म कर रहे थे ऊष्मा तो दे रहे हैं पर तापमान 0 अंश सेल्सियस ही था। तो ऐसा क्यों होता है? वो तापमान कहाँ चला गया? यानी दी जाने वाली ऊष्मा कहाँ गई? ऐसी अवस्था में क्या होता है बच्चों कि जो ऊष्मा दी जा रही है वो बर्फ़ के अणुओं को तोड़ने में काम आ रही है। यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन करने में काम आ रही है। अवस्था कौन सी है? बर्फ़ की ठोस। और उसको किस अवस्था में ला रही है? द्रव अवस्था में, यानी पानी के रूप में। तो इस अवस्था परिवर्तन में ये ऊष्मा काम आती है, इसलिए इस ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों, अवस्था परिवर्तन के समय काम में आई हुई इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब बच्चों, ये पूरी बर्फ़ पिघल गई, तापमान कितना? 0 अंश सेल्सियस। उसके बाद भी अगर हम ऊष्मा देना जारी रखते हैं
तो इसका तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। और कब तक बढ़ता जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस होने तक बढ़ता रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान फिर से स्थिर हो जाता है। हम कितनी भी ऊष्मा देते रहें, तापमान बदलता नहीं है। यानी कितने पे स्थिर हो गया? 100 अंश सेल्सियस पे। तो 100 अंश सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है और ऐसी स्थिति में पानी का वाष्पीकरण तीव्र गति से होने लगता है। तो इस अवस्था में जब पानी उबल करके उसका वाष्पीकरण हो रहा है, तो दी जाने वाली ऊष्मा के कारण पानी की अवस्था में फिर से परिवर्तन हो रहा है। यानी वो पानी से किस अवस्था में आ रहा है? वाष्प अवस्था में। तो इस समय भी दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो उस समय भी दी जाने वाली ऊष्मा किस ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है? हमें गुप्त ऊष्मा के रूप में, क्योंकि वो नज़र नहीं, तापमापी में दिखाई नहीं देती है, फिर भी हम ऊष्मा तो दे रहे हैं और उस ऊष्मा के कारण उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। इसलिए इसे कहते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। और बच्चों, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। एक है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा यानी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में रूपांतरित करते समय जो ऊष्मा काम में आती है उसे हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। और जब द्रव पदार्थ से गैसीय पदार्थ के रूप में पदार्थ रूपांतरित होता है, उस समय काम में आने वाली ऊष्मा को कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे एक आलेख मैंने बनाया है। आलेख यानी ग्राफ। एक्स अक्ष पर समय दिखाया है, वाई अक्ष पे तापमान। समय है 2, 4, 6, 8, किसमें है? मिनट में। और तापमान है अंश सेल्सियस में। 100 तक दिखाया है यहाँ पे। इसी प्रयोग का ये ताप आलेख है। 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे पदार्थ को जब गर्म कर रहे हैं तो यहाँ तक A से B तक जाने में उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम गर्म करते जा रहे हैं और तापमान बदल नहीं रहा है, समय बीत रहा है, तापमान उतना का उतना ही है, यानी 0 पे ही है। और जैसे ही सारी बर्फ पिघल जाती है, बर्फ किस में रूपांतरित हो गई? पानी में। तो जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो उसके बाद गर्म तो कर रहे हैं, उसके कारण तापमान लगातार बढ़ता जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है? सी बिंदु पर, यानी 100 अंश सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, उसके बाद B से C तक आने में क्या है? पानी ही है। पर C से जब D तक आता है तो हम ऊष्मा तो दे रहे हैं पर उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 100 के ऊपर नहीं जाता है, यानी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। स्थिर तापमान, यहाँ पे बर्फ से पानी में बदल रहा है तो भी तापमान कैसा है? स्थिर। और यहाँ पानी से वाष्प में बदल रहा है तो भी तापमान कैसा है? स्थिर तापमान है। तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जब तक पूरा ठोस द्रव में रूपांतरित नहीं हो जाता है उसका तापमान स्थिर रहता है। द्रव में रूपांतरित होने के बाद उसका तापमान लगातार बढ़ता जाता है और जब उबलने लगता है तो फिर उसका तापमान स्थिर हो जाता है। इस आलेख को हम कहते हैं तापमान समय आलेख। ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा है जिस स्थिर तापमान पर द्रव का वायु में रूपांतरण होता है, अर्थात गैस में रूपांतरण होता है,
उस स्थिर तापमान को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब बच्चों हैं, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इकाई द्रव्यमान वाले ठोस पदार्थ को पूर्णतः द्रव में रूपांतरित होते समय जिस स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी पानी जब उबल रहा है और उसकी वाष्प बन रही है, तो इस अवस्था में दी गई ऊष्मा के कारण पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के कारण उसकी अवस्था में रूपांतरण होता है और इस रूपांतरण के कारण ही वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर देता है। यानी द्रव से किस अवस्था में आ जाता है? गैसीय अवस्था में, यानी वायु रूप में आ जाता है। जिस स्थिर तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय रूप में आ जाता है, उस स्थिर तापमान को हम उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और एक और परिभाषा है क्वथनांक और गलनांक की भी देख लीजिए। तो गलनांक हम किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसी तरह से क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। इकाई द्रव्यमान वाले द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में पूर्णतः रूपांतरित होने के लिए जिस स्थिर तापमान पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक और उनका गलनांक अलग अलग होता है। आपकी बुक में एक पूरी सारणी बना करके दी हुई है, उसे आप देख लीजिएगा। बच्चों, गुप्त ऊष्मा की ये संकल्पना जो है, क्या गैस से द्रव बनते समय और द्रव से ठोस बनते समय भी लागू होती है? तो इसका उत्तर है हाँ। गैस से द्रव में रूपांतरित होते समय या फिर द्रव से ठोस में रूपांतरित होते समय गुप्त ऊष्मा का क्या होता है? यहाँ हमने देखा ठोस से द्रव बन रहा है और द्रव गर्म हो रहा है और उसके बाद द्रव से वाष्प रूपांतरित हो रहा है। अब ठोस पिघल रहा है, ये गुप्त ऊष्मा है यहाँ पे, और यहाँ पे द्रव से पानी वाष्प बन रहा है, यानी ये भी कौन सी है? गुप्त ऊष्मा काम में आ रही है। अब उल्टी क्रिया करते हैं, यानी गैस ठंडा कर रहे हैं, द्रव में रूपांतरित कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इस समय जो गुप्त ऊष्मा काम में आई थी, वो गुप्त ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। उसी तरह से जब ये पूरा द्रव बन गया और द्रव से फिर ठोस अवस्था में आएगा, तो ठोस अवस्था में आते समय जो उसके अंदर द्रव में रूपांतरित होते समय जो गुप्त ऊष्मा काम में आई थी, वह गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना पुनर्हिमायन। आप सभी ने बर्फ़ का गोला तो खाया होगा और गोला बनाते हुए भी देखा होगा। तो गोला बनाते समय गोला बनाने वाला क्या करता है? बर्फ़ के चूरे को एक ग्लास में डालता है, उसमें लकड़ी की डंडी डाल करके ऊपर से दबा देता है। तो दबाने पर और बाद में जब वो उसको निकालता है डंडी को, तो पूरी बर्फ़ उससे चिपकी हुई चली आती है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि बर्फ़ के दो टुकड़े को लेकर के हम ऐसे ज़ोर से दबा दें तो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? वह कारण हम देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग करते हैं और प्रयोग क्या है वो देखते हैं। एक टेबल के ऊपर, स्टैंड के ऊपर
एक टेबल पर स्टैंड के ऊपर बर्फ़ की सिल्ली रख देते हैं, बड़ा सा टुकड़ा बर्फ़ का, और एक तार लेते हैं। उस तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान के वजन लटका देते हैं और सिल्ली के ऊपर से एक वजन दूसरी साइड और एक वजन इस साइड ऐसे रख देते हैं तार को। हम देखते हैं कि धीरे 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 ये तार सिल्ली के अंदर से होता हुआ नीचे निकल आता है, पर सिल्ली के दो टुकड़े नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है बच्चों कि वजन लटकाया तो तार के ऊपर क्या पड़ रहा है? दबाव, और दबाव बढ़ने से गलनांक कम हो जाता है, और गलनांक कम होने के कारण बर्फ पिघल जाती है, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी तार अंदर घुस जाता है। पर दाब और तार अंदर जाने के बाद ऊपर का दाब कम हो गया, और कम होने के कारण जो पानी बना था वो फिर से किस में रूपांतरित हो जाता है? बर्फ में। यानी दाब बढ़ने पर गलनांक का कम हो जाना और दाब कम होने पर फिर से बर्फ बन जाना, इस क्रिया को हम कहते हैं पुनर्हिमायन। और इसी पुनर्हिमायन की क्रिया के कारण पूरा तार अंदर से बाहर निकल आता है, परंतु सिल्ली नहीं टूटती है, क्योंकि ऊपर वापस बर्फ बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। और ये किस तापमान पर होता है? 0°C पर। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि बर्फ से पानी बनना, ये क्रिया होते समय गुप्त ऊष्मा काम में आती है, और पानी से बर्फ बनते समय गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ पे बर्फ का पिघलना और फिर से बर्फ बनना, दोनों क्रिया किस तापमान पर हो रही है? 0°C पे। अब बच्चों एक चीज़ और है कि अगर समुद्र सतह से काफ़ी ऊंचाई पर जाए, तो समुद्र सतह से जब बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर पदार्थों के क्वथनांक और गलनांक में भी परिवर्तन हो जाता है। दाब कम होने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, परंतु बर्फ का द्रवणांक बढ़ जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? गुप्त ऊष्मा और पुनर्हिमायन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।